गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो हम यहाँ पे अपनी इस कक्षा में केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमने सबसे महत्वपूर्ण जो अपना पार्ट था यानी कि कार्बन का, वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने दैनिक जीवन में रसायन से संबंधित बहुत सारे यौगिक अणुओं के बारे में हमने पढ़ लिया है। उसके बाद जल और जल के प्रकार, वो रीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जल और जल के प्रकार वाला। उसमें पिछली रीट को आप देख लो, उससे पिछली देख लो, दोनों में हर बार क्वेश्चन आए हैं। तो रीट के जितने अभ्यर्थी हैं वो सेशन ज़रूर अटेंड करें। दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं है कि उनमें से राजस्थान पुलिस में या फिर किसी अन्य के अंदर वो काम नहीं आएगा, वो उनमें भी आएगा, लेकिन उसमें पूरा गहराई से बताया गया है। उसमें मेरा पूरा प्रयास ये रहा है कि कोई भी चीज़ न छूटे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब सारी क्लासें अटेंड कर रहे होंगे और उन्हें उनके साथ साथ में नोट्स भी बना रहे होंगे। अच्छा, अब आपको साथ साथ में प्रैक्टिस की भी शुरुआत कर देनी चाहिए। तो साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहें। जो भी मन में आपके डाउट आए, केमिस्ट्री से संबंधित जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट हो किसी भी प्रकार का, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर कॉल करके हमारी टेक्निकल टीम को लिखवा सकते हैं, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपका वो डाउट क्लियर कर सकूं। ओके, तो आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है साबुन और अपमार्जक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, साबुन और अपमार्जक। बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। वैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि अब जो हम ये पानी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे थे क्योंकि हमें साबुन और अपमार्जक को पढ़ना था। अब जिन्होंने पिछला सेशन नहीं अटेंड किया है, जो पहली बार ये देख रहा है, वो प्लीज़ पीछे वाली जो अपनी क्लास है उसे देख के आए, वरना इस टॉपिक में उसके थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आप जहाँ से जिस दिन भी आप शुरुआत कर रहे हो, तो मेरा ये आपको सजेशन है कि आप शुरू से क्लासें देखें, क्योंकि एक क्रमबद्ध तरीके से हम एक दूसरे से संबंधित करके चीज़ों को लेकर के चले हैं और आपको उसका डबल बेनिफिट होगा। हालांकि ये समझ में आ जाएगा आपके, लेकिन वो सारी जो कड़ियाँ हैं वो जुड़ नहीं पाएंगी जब तक आप पीछे वाली क्लासें अटेंड नहीं करेंगे। तो देखिएगा, साबुन और अपमार्जक पढ़ते हैं। साबुन और अपमार्जक में जो अब आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो हम शुरुआत करेंगे किसकी? आज हम साबुन के बारे में पढ़ेंगे और कल हम इसी क्लास में या फिर अगली क्लास में हम अपमार्जक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं साबुन से। देखिएगा, साबुन क्या होता है? साबुन जो होता है वो वसीय अम्ल। क्या चीज है? यहां पे मैंने एक नाम लिखा है, क्या? वसीय अम्ल। ये जो वसायुक्त अम्ल होते हैं इनके सोडियम यानी कि Na और पोटेशियम यानी कि K, ये सोडियम का प्रतीक चिन्ह होता है Na, ये पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह होता है K। प्रतीक चिन्हों के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ये इनके लैटिन नाम होते हैं। किसका? सोडियम का लैटिन नाम होता है नेट्रियम। क्या होता है? यहाँ लिख देता हूँ मैं, सोडियम का लैटिन नाम होता है नेट्रियम। इस कारण इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या होता है? Na होता है। ठीक है, और आपका जो पोटेशियम होता है, उस पोटेशियम का जो लैटिन नाम होता है वो क्या होता है? केलियम होता है। यहाँ पे मेरे को केलियम लिखना था, कोई बात नहीं, केलियम। क्या होता है इसका नाम? केलियम। तो केलियम के लिए क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा, ये वसायुक्त जो अम्ल होते हैं इनका सोडियम और पोटेशियम लवण कौन होते हैं? कौन होते हैं? आपके साबुन होते हैं। परिभाषा शायद आपके थोड़ी कम समझ में आई होगी, एक बार फिर से देखो। साबुन जो होते हैं वो वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। आपको अपनी कॉपी में ऐसे ही लिखना है। ठीक है,
अब आप एक एक चीज़ को समझते जाओ। ये जो मैंने यहाँ पे नाम लिखा है वसा अम्ल, ये आपके दिमाग में थोड़ी सी ऐसे घंटी कर रहा होगा कि ये क्या सिस्टम है, ये वसीय अम्ल क्या होता है। अगर ये वसीय अम्ल आपके समझ में आ गया तो इसका मतलब आपके साबुन स्टार्ट से समझ में आने लग जाएगा। देखिएगा, ये जो वसीय अम्ल होता है, आपने इससे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में सुना होगा। हालांकि एसिड का पार्ट है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम लिखते हैं COOH से, यानी कि COOH। फिर से देखो, ये जो वसीय अम्ल होते हैं ये कार्बोक्सिलिक अम्लों के, किसके? कार्बोक्सिलिक अम्लों के। यानी कि अगर कार्बोक्सिलिक अम्लों के अंदर कार्बन की जो मात्रा होती है, किसकी? कार्बन की जो मात्रा होती है उसकी संख्या, किसकी संख्या? कार्बन की संख्या। कार्बोक्सिलिक अम्लों में कार्बन की जो संख्या होती है, यदि उस संख्या का मान 12 से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। किससे ज्यादा हो जाए? 12 से ज्यादा हो जाए। तो जैसे ही 12 से ज्यादा हो जाएगा वैसे ही क्या बन जाएगा? ये साबुन बन जाएगा। वैसे ही क्या बन जाएगा दोस्तों? साबुन बन जाएगा। फिर से देखो, साबुन जो होते हैं वो वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। ये वसीय अम्ल जो होते हैं वो होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के अंदर यदि कार्बन की जो श्रृंखला के अंदर, किसकी? कार्बन में आपको पता ही है श्रृंखला का गुण पाया जाता है, यानी कि श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। ये एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो उस श्रृंखला के अंदर यदि कार्बन की संख्या 12 से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, तब किसका निर्माण होता है दोस्तों? साबुन का निर्माण होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये वसीय अम्ल हमें दैनिक जीवन से संबंधित आप उदाहरण देकर के बताओ। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो आप तेल वगैरह देखते हो, जैसे सरसों का तेल होता है, अरंडी का तेल होता है, मूंगफली का तेल होता है, वो जो पदार्थ होते हैं वो एक टाइप की क्या होती है? वसा होती है। वो वसा युक्त अम्ल होते हैं, ठीक है। और उन्हीं से क्या बनती है? साबुन बनती है। अलग अलग साबुन के निर्माण में अलग अलग प्रकार के तेलों का उपयोग होता है, ठीक है। तो आगे देखिएगा, इसमें आप ये हमारी इतनी बात हो गई। अब मान लो आप ये पूछना चाहो कि सर इससे 12 से आगे का हमें अगर साबुन का कोई फॉर्मूला लिखना हो तो वो फॉर्मूला क्या होगा? तो एक होता है साबुन, उस साबुन का नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। उस साबुन का नाम है सोडियम स्टीयरेट। क्या है ये? सोडियम स्टीयरेट। और एक साबुन होता है उसका नाम होता है सोडियम पामेट। क्या होता है? एक साबुन का नाम होता है सोडियम स्टीयरेट और एक साबुन का नाम होता है सोडियम पामेट। आपको इन दोनों के नाम याद रखने हैं। आपको इन दोनों के क्या याद रखने हैं? नाम याद रखने हैं। लेकिन फिर भी कुछ एक मेरे भाई बहन हैं, वो ये शायद पूछना चाहते होंगे कि सर इसका फॉर्मूला बता दो। तो फॉर्मूला देख लो, सोडियम स्टीयरेट का होता है C17H35 COONA और इस पामेट का होता है C15H31 COONA। कहने का मतलब ये है, इसमें कार्बन की जो संख्या होती है वो होती है 17 और इसमें कार्बन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 15 होती है। याद न रहे तो मैं आपको याद रखने का तरीका भी बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे स है, स से क्या आ जाएगा? 17। यहाँ पे प है तो प से 15। पहले सोडियम तो है ही, सोडियम तो है ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो C17, 17 दूनी 34 और 1 35, 15 दूनी 31 और 1 31, ठीक है। तो ये याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी फॉर्मूला है। अपने माइंड में ये मत सोचना कि ये बहुत हार्ड है, ये है बड़ा है छोटा है, नहीं, कुछ नहीं है, बहुत ईजी फॉर्मूला है, एकदम ईजी है। साइंस बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। पेपर के अंदर जो साइंस आती है वो एकदम ही गरीब लेवल की आती है, एकदम वाहियात लेवल की आती है। टेंशन लेने का नहीं,
हम वहाँ पर वो सारी साइंस क्लियर करेंगे जो भी अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का। ओके, आगे चलिए। तो ये देखिएगा कि सोडियम स्टीयरेट है और एक ये क्या है, सोडियम पामेट। ओके, ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। तो अब तक हमने साबुन का जो है सामान्य परिचय पढ़ा है। आइए इससे आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी तक ये देखा है कि वसायुक्त अम्ल होते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर यदि कार्बन की मात्रा 12 से ज़्यादा हो जाए तो किसका निर्माण हो जाता है दोस्तों, साबुन का निर्माण हो जाता है। ओके, अब देखिएगा साबुन जो होते हैं, मैं आपको एक बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूँ कि आपके माइंड में ये क्लियर हो जाए कि साबुन बनता कैसे है। हालांकि हम साबुनीकरण की जो अभिक्रिया होती है वो भी पढ़ेंगे, साबुनीकरण की मैं आपको पूरी रिएक्शन बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपनी लैंग्वेज के अंदर एक हम बना लेते हैं कि हाँ साबुन कुछ ऐसा बनता होगा। ओके, आइए मान लो आपने सबसे पहले क्या ले लिया, तेल ले लिया। क्या ले लिया, तेल। हम तेल की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, तेल की ही तो कर रहे थे कि वसायुक्त एसिड होते हैं, वसीय अम्ल जिसे हम नाम दे रहे थे, तो उन सब में क्या होता है, तेल ही होता है। तेल की क्रिया दो प्रकार के पदार्थों से करवा सकते हैं। कितने पदार्थों के साथ करवा सकते हैं, दो प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं। अब वो डिपेंड आप पर करता है कि आपको साबुन कैसा चाहिए। मान लो एक व्यक्ति ये कह देगा कि सर मुझे तो चाहिए भैया कठोर साबुन, ठीक है। एक क्या कह देगा, एक कह देगा मुझे कौन सा साबुन चाहिए, कठोर साबुन चाहिए। और एक मेरा लाल ये कह देगा कि मुझे कैसा साबुन चाहिए सर, मुझे चाहिए भैया जी मृदु साबुन। क्या चाहिए, मृदु साबुन चाहिए। दो लोगों की अलग अलग डिमांड है। एक कह रहा है मुझे कठोर साबुन चाहिए, दूसरा कह रहा है हमें तो मृदु साबुन चाहिए। कठोर साबुन कौन सी होती है, मृदु साबुन कौन सी होती है, अब ये भी समस्या हो गई अपने सामने। दो समस्याएं और खड़ी कर दी हमने, चलो इनसे भी निपटते हैं। देखिएगा कठोर साबुन वो होते हैं जो NaOH से बनते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये इसका रासायनिक नाम है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का साधारण नाम क्या होता है, माइंड में घूमना चाहिए दोस्तों। माइंड में अपने माइंड को थोड़ा रिवाइंड करो, पीछे वाले चैप्टर में लेकर के चलो। वहाँ पर हमने NaOH के बारे में पढ़ा था और इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि इसका जो साधारण नाम होता है वो क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है। ओके, तो ये कास्टिक सोडा अगर हम किसके अंदर डाल देते हैं, तेल के अंदर डाल देते हैं, तो किसका निर्माण होता है दोस्तों, आप कहेंगे सर कठोर साबुन का निर्माण होता है। ओके, हमें चाहिए भैया जी मृदु साबुन। तो अब तक तो आपके माइंड में आ ही गया होगा कि सर अब तो हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालना पड़ेगा, यानी कि कास्टिक पोटास डालना पड़ेगा। समझ में आया, क्या डालना पड़ेगा, कास्टिक पोटास डालना पड़ेगा। लेकिन इतने में आपका साबुन बन के तैयार नहीं हुआ है। अब आपको एक चीज़ डालनी पड़ेगी। क्या डालनी पड़ेगी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है। याद करिए NaCl, याद करिए नमक। मैंने आपको कहा था कि ये कहाँ पड़ेगा आगे जा कर के, ये पड़ेगा साबुन निर्माण की प्रक्रिया में। और वो घड़ी, वो वक्त अब आ चुका है जब आपको उसी नमक की ज़रूरत है। तो वो NaCl आप यहाँ लेकर के आइए। NaCl क्यों लेकर के आए हैं, क्योंकि साबुन का अवक्षेपण नहीं हो रहा है, इसलिए हमें क्या डालना पड़ेगा, NaCl डालना ही पड़ेगा। तो NaCl डालते हैं तो साबुन का क्या हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि साबुन के अवक्षेपण के लिए हमें कौन सा पदार्थ डालना चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा, NaCl यानी कि नमक डालते हैं। अब इससे आगे दो प्रकार के पदार्थ हमारे पास बनेंगे। वो पदार्थ क्या क्या होंगे, एक तो बनेगा साबुन और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा ग्लिसरीन। कितने पदार्थ बन गए, दो पदार्थ बन गए। एक क्या बन गया, साबुन, और एक क्या बन गया, ग्लिसरीन। देखिएगा ये जो साबुन होता है और ये जो ग्लिसरीन होता है, ये दोनों एक साथ बनते हैं। अब हमारे सामने एक समस्या ये भी है कि इन दोनों को अलग अलग कैसे करें।
इनको मिलाना तो हमारे बस में था, हमने इन दोनों को मिला भी दिया, लेकिन इनको जुदा कैसे करना है इसकी टेक्निक तो हमें कोई ना कोई लगानी ही पड़ेगी। चलिए इसकी भी टेक्निक हम लगाएंगे। कब लगाएंगे? अभी लगाएंगे। देखो उस आंसर को बड़े ही ध्यान से समझना, क्योंकि वो आंसर बहुत कंफ्यूज करता है आपको। अब आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा क्या होता है, अगर मान लो इसे हम गर्म कर दें, क्या कर दें? गर्म कर दें। तो गर्म करेंगे तो क्या है कि ग्लिसरीन का भी जो गलनांक होता है वो ज़्यादा होता है, साबुन का भी गलनांक क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो हम एक प्रक्रिया दोहराते हैं। क्या करते हैं? एक प्रक्रिया दोहराते हैं। वो प्रक्रिया कौन सी होती है? तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है? उस प्रक्रिया का नाम है निर्वात आसवन। कौन सी प्रक्रिया होती है वो? निर्वात आसवन की प्रक्रिया होती है। इसे निर्वात आसवन कह सकते हो, या इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं कम दाब पर आसवन। क्या कह सकते हैं दोस्तों? कम दाब पर आसवन कह सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या आएगा? साबुन और ग्लिसरीन को अलग करने के लिए लगाए जाने वाली प्रक्रिया का नाम बताओ, या किस प्रकार का आसवन किया जाता है। तो या तो निर्वात आसवन करना पड़ेगा, या क्या करना पड़ेगा? कम दाब पर आसवन करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी कहानी आपके समझ में आ गई होगी। ये एक हल्का फुल्का आइडिया सा है इसका, हालांकि इसकी रिएक्शन अभी बाकी है, हम इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं, तो वो चीज़ तो अभी बाकी है ही है। ठीक है, तो आगे देखिए। अब इसमें साबुन जो होता है ना, जो हम साबुन काम में लेते हैं, वो जो भी साबुन होता है वो प्रबल तो क्या होता है? उसमें क्षार होता है, प्लस उसमें दुर्बल क्या रहता है? अम्ल रहता है। क्या रहता है? दुर्बल क्या रहता है? अम्ल रहता है। तो अम्ल तो दुर्बल है, क्षार कैसा है? प्रबल है। यानी कि क्षार कैसा है? इसमें प्रबल है। रिएक्शन में समझ में आ जाएगा क्षार कहाँ है, अम्ल कहाँ पे है। तो क्षार तो कैसा है? प्रबल है, लेकिन अम्ल कैसा है? दुर्बल है, दुर्लभ नहीं। तो ऐसे में इसका जो जलीय विलयन बनेगा लास्ट में, क्या बनेगा? इसका जो जलीय विलयन बनेगा, उस जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होगी ये पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। तो उस जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है? उस जलीय विलयन की प्रकृति तो कैसी होती है भैया जी? क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है। तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। मैं वो क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ शुरू से, देखना ध्यान से। कठोर साबुन के निर्माण में किसका उपयोग होता है? NaOH का उपयोग होता है। ठीक है, हालांकि यहाँ से एक क्वेश्चन और भी उठ रहा है, कठोर साबुन ये जो साबुन जो होता है ये कठोर पानी में झाग क्यों नहीं देता है? अभी कल वाला चैप्टर भी काम आने वाला है, वेट करो। मृदु साबुन किससे बनता है? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम, साधारण नाम ये पूछ सकता है, इसका रासायनिक नाम, साधारण नाम पूछ सकता है। साबुन के अवक्षेपण के लिए डाला जाने वाला पदार्थ नमक हो ही गया। कौन कौन से उत्पाद बनेंगे? या फिर यूं पूछ सकता है साबुनीकरण की प्रक्रिया में बनने वाले सह उत्पाद का नाम बताओ। ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज घूमती है। आपको ग्लिसरीन आंसर जो है वो पता है, लेकिन पता होते हुए भी आप क्या कर देते हो? गलत कर देते हो। गलत नहीं करना है, सही करना है। क्या करना है? ग्लिसरीन। क्या लिखना है आपको? ग्लिसरीन लिखना है। साबुन के साथ बनने वाले सह उत्पाद का नाम क्या होता है? ग्लिसरीन होता है। ओके, इन दोनों को अलग कौन सी प्रक्रिया से कर सकते हैं? तो निर्वात आसवन या कम दाब पर आसवन। वो नाम बहुत सारे आएंगे, प्रभाजी आसवन आएगा, अलग अलग आएंगे, वाष्पीकरण, पता नहीं फलाना ढिंगड़ा, बहुत कुछ आएंगे। तो ध्यान नहीं देना उन पे, आपको बस इस चीज़ पे अड़े रहना है। वो आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको गुमराह नहीं होना है। आपको अपने आप पे अड़े रहना है, नहीं हम नहीं करेंगे, हम तो यही करेंगे। क्या करेंगे? निर्वात आसवन और कम दाब पर आसवन। ठीक है, साबुन कैसा होता है? प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल का उदाहरण होता है। और साबुन के जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके, देखिएगा, हम साबुन के बारे में अब तक
बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों का डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं आपको 2-3 फैक्ट बता रहा हूं, देखना। एक आता है हमारे पास पारदर्शी साबुन। साबुन बहुत प्रकार के होते हैं, पारदर्शी साबुन होता है। एक साबुन आता है उसे बोलते हैं पूतिरोधी। क्या बोलते हैं? पूतिरोधी साबुन। एंटीसेप्टिक बोल दो। एक आता है दाढ़ी बनाने का साबुन, ओके। एक आता है टॉयलेट सोप, ठीक है, ओके। इंपॉर्टेंट इतनी है, बहुत सारे होते हैं वैसे तो, लेकिन एक बार आप इतना देखो, तैरने वाले साबुन भी होते हैं, उनके बीच में हवा के कण छोड़े जाते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इनके ऊपर गौर करो। पारदर्शी साबुन जो होते हैं उनमें ऐसी क्या खास बात होती है कि हम उनके आर पार देख सकते हैं? पारदर्शी का मतलब समझ रहे हो ना? अगर किसी वस्तु के हम आर पार देख सकते हैं तो वो क्या चीज़ होती है? पारदर्शी होती है। जैसे ये चश्मा है, इस चश्मा के आगे जो कांच लगा हुआ है इसके मैं आर पार देख पा रहा हूँ, इसका मतलब ये कैसा है? पारदर्शी है, ठीक है। तो पारदर्शी साबुन के अंदर क्या चीज़ ऐसी होती है जिसके कारण वो पारदर्शी हो जाता है? तो उसके अंदर पाए जाने वाले पदार्थ का नाम होता है भैया जी ग्लिसरीन। क्या होता है? ग्लिसरीन होता है, ओके ओके। आगे चलिए, पूतिरोधी साबुन कैसे बनता है? एथिल अल्कोहल डाल देते हैं, सोचने विचारने की बात ही नहीं है। क्या डाल देते हैं? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। अच्छा चलो ग्लिसरीन का भी बता देता हूँ, कईयों के मन में कीड़े कूद रहे होंगे। C3H8O3 ये इसका होता है। दाढ़ी बनाने का साबुन, क्या डालते हैं दाढ़ी बनाने के साबुन में? तो एक रोजीन नामक पदार्थ डालते हैं। बेसिकली रोजीन जो होता है वो एक प्रकार की गोंद होती है। क्या होती है? गोंद होती है, रोजीन नाम कर करके। तो ये जो रोजीन होती है वो लास्ट के अंदर जो पदार्थ बनाती है उस पदार्थ का नाम होता है सोडियम रोजिनेंट। क्या नाम होता है? सोडियम रोजिनेंट। ये सोडियम रोजिनेंट बहुत ज़्यादा झाग उत्पन्न कर देता है, मुंह पूरा झाग से भर जाता है। फीलिंग आती होगी ना दाढ़ी करवाते वक्त, झाग ही झाग हो जाते हैं पूरे मुंह पे। किस कारण होते हैं वो? रोजीन नामक पदार्थ के कारण होते हैं। टॉयलेट सोप, वेरी इंपॉर्टेंट। टॉयलेट सोप जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं सोडियम के लवण या सोडियम के बने हुए क्या होते हैं? साबुन होते हैं। अब आपको मैं एक बहुत ही मज़ेदार बात बताने वाला हूँ। आप नहाने का साबुन लेके आते हो ना, नहाने का साबुन, जैसे लक्स वगैरह लेकर के आते हो, तो उस साबुन का कभी पीछे का कवर पलटना, उस पीछे के कवर के ऊपर बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों के अंदर लिखा हुआ होता है क्या? ये नाम देख लेना, जब साबुन खरीद के लाओ तब ये नाम उसके पीछे वाली साइड में आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा, देख लेना, 100% है। तो अगर आपकी त्वचा के कोई नुकसान हो जाता है तो कंपनी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। क्यों नहीं लेती है? क्योंकि वो साबुन अगलों ने नहाने के लिए बनाए नहीं है, वो तो साबुन किसी और काम के लिए बनाया है। किसके लिए बनाया है? इस चीज़ के लिए बनाया है, और आप उसे अपने मुंह पे बड़े आराम से रगड़े जा रहे हो। कोई बात नहीं, आनंद लो, लेकिन ये इस चीज़ का है, ठीक है। बाकी अब आपकी मर्जी, आप मुंह पर भी लगा सकते हो। चलिए, Na के साबुन कौन होते हैं? टॉयलेट सोप जो होते हैं वो सोडियम के लवण होते हैं। एक बात पे और गौर करना, साबुन जो होती है उसमें कम आर्द्रता का गुण पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। साबुन के अंदर कैसा गुण पाया जाता है? कम आर्द्रता का गुण, नमी का गुण। नमी की मात्रा क्या होती है उसमें? कम होती है। कम आर्द्रता का गुण किस में होता है? साबुन में होता है। और जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है भैया जी? क्षारीय होती है। इम्पोर्टेंट जो फैक्ट के अकॉर्डिंग बातें थी वो लगभग इतनी ही हैं, ठीक है। तो आप ये लिख लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अभिक्रिया का नाम है साबुनीकरण।
साबुन निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। साबुन जैसे हम बनाते हैं उस निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं भैया जी? साबुनीकरण कह देते हैं। अब साबुन निर्माण की प्रक्रिया में शुरुआत में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि वसीय अम्ल होते हैं और वसीय अम्ल के पोटेशियम और सोडियम के लवण मिल करके क्या बनाते हैं? साबुन बनाते हैं। तो एक बार उस रिएक्शन को देख लेते हैं। हालांकि रिएक्शन एग्जाम में आती नहीं है, लेकिन फिर भी रिएक्शन का नॉलेज वो हमें होना चाहिए। हाँ, रीट लेवल तक कई बार क्या होता है कि रिएक्शन से कोई क्वेश्चन आ जाता है। बाकी अपना जो एग्ज़ाम है बहुत ही गरीब किस्म का एग्ज़ाम है, टेंशन नहीं है उसकी। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई 12वीं का या फर्स्ट ईयर का कोई क्वेश्चन आएगा, 10th बेस तक आता है, लेकिन हम थोड़ा बहुत 11वीं का भी साथ साथ में कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेने का। साबुनीकरण की प्रक्रिया देखो आप, इम्पोर्टेंट, छोटे बेस पे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन रीट वालों के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, साबुन निर्माण की प्रक्रिया में हम वही डाल देते हैं। जैसे उस संरचना को मैं थोड़ा खोल के लिख देता हूँ, CH2O C17H35 दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक? ठीक है, CH C डबल बॉन्ड O H35, इसको आगे बढ़ा देते हैं, CH2 C डबल बॉन्ड O C17H। ठीक है, ये तो हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसमें देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसमें कार्बन की जो संख्या है वो 12 से हमने ज़्यादा कर दी 12 से ज़्यादा क्या कर दी? C17H35 कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या डालना था? वहाँ से आपको मैंने बताया था NaOH डालेंगे या क्या डालेंगे? KOH डालेंगे। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया है। ठीक है, अब आगे जो उत्पाद बनेगा, क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा यहाँ तक है। ठीक है, आगे जो भी उत्पाद बन रहा होगा वो देखो उत्पाद आप, यहाँ से क्या होगा? ये Na, ये जो सोडियम वाला जो पार्ट है, कौन सा? ये सोडियम वाला जो पार्ट है वो किसके साथ जुड़ेगा? इसके साथ जुड़ेगा और जुड़ करके क्या बना लेगा? 3 तो है ही है। अब देखो C17H35 1 2 3, ये वाला पार्ट देखो ट्रिपल है या नहीं है? ये 3 है, ये भी क्या है? 3 है। ये सारे कहाँ जुड़ेंगे? एक साथ जुड़ जाएंगे। तो कुछ ऐसा बन रहा होगा कि C17H35, ये COO है, तो ये COO यहाँ से आ जाएगा भैया जी, आपके पास क्या आ जाएगा? Na। तो यहाँ से आपको Na जोड़ लिया, ये उत्पाद आपके पास बन गया। और ये क्या बना है? सोडियम 17 है, पामेट है या स्टीयरेट है? क्या है? स्टीयरेट है। क्यों? क्योंकि 17 है। कितने अणु हैं उसके? 3 अणु हैं। ओके, इसके साथ जो सह उत्पाद बचा है वो क्या बचा है? एक तो ये बच गया भैया जी OH, और एक ये क्या बच गए? ये वाले बच गए। तो ये वाले 3 तो ऐसे कैसे बच गए? अरे बच गए कि नहीं बच गए? बच गए ना। तो इनको ऐसे कैसे लिख दो? तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? CH2 CH2, यहाँ पे OH कितने बच गए? 3 बच गए। तो तीनों में एक एक जोड़ दो, यहाँ पे भी जोड़ दो OH, यहाँ पे भी OH जोड़ दो, और यहाँ पे भी क्या जोड़ दो? OH जोड़ दो। ये जो पदार्थ बना है, इस पदार्थ का नाम क्या है भैया? इस पदार्थ का नाम है ग्लिसरीन। क्या नाम है? ग्लिसरीन। ओके, अब देखिएगा, खोल के देख लो इसे। कार्बन 3 है, देखो C3 आएगा, H8 आएंगे, और O भी कितने आएंगे? 3 आएंगे। गिन लो, 1 2 3 कार्बन, H8 होने चाहिए, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 हैं। O 3 आने चाहिए, 1 2 3 आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनको जोड़ मत देना वरना बोलोगे सर ने जोड़ दिया। जोड़ा नहीं है, बताया है गिन के। ठीक है, तो ये जो है ये साबुन निर्माण की प्रक्रिया है, इसे साबुनीकरण कहते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। ले लिया होगा आपने। अब इसमें 2 चीज़ें रह जाती हैं, एक होती है मिसेल निर्माण की प्रक्रिया
और एक होता है साबुन कठोर जल के साथ झाग क्यों नहीं देता है। तो वो चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। वहाँ पर क्योंकि 2 पॉइंट इसके हो जाएंगे और एक हो जाएगा आपका अपमार्जक, तो उसकी की पूरी एक क्लास बना देंगे। ठीक है, तो ठीक है भैया, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना, और साथ साथ में नोट्स वगैरह बनाते रहेंगे, साथ साथ में पढ़ते भी रहेंगे। और जो भी आपके मन में डाउट है वो एक बार क्लियर कर सकते हैं, वो हमें पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और फ़ोन करके भी आप बता सकते हैं। और हाँ, एक बार आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस क्लास को शेयर वगैरह करते रहें। ओके, ठीक है।